अच्छा जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो जो देख रहे हैं, आप सेट्स के बारे में जानते होंगे। आप यूनियन, इंटरसेक्शन जितनी भी सेट्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक, वो सब की सब आपके इल्म में होंगी, तभी ये वीडियो आपको फ़ायदा देने वाली है। वेन डायग्राम नाम से ज़ाहिर है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ये क्या है, पिक्चर ऑफ सेट्स, यानी सेट्स को जो हम नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, वो सारे के सारे अगर हम पिक्चर की फॉर्म में उसको ले आएँ तो वो क्या कहलाएगी, वेन डायग्राम। बेसिकली ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने इसको इन्वेंट किया था, इसको हमारे सामने लाया था, तो इसलिए उसको ट्रिब्यूट दिया गया, उसको एक तरह से खराज तहसीन पेश किया गया। उसके नाम पे ये क्या है, वेन डायग्राम। डायग्राम नाम से ज़ाहिर है, डायग्राम जब भी आपके माइंड में आएगी तो कोई ना कोई पिक्चर आपके माइंड में आनी चाहिए। तो हम सेट्स की पिक्चर्स बना रहे हैं असल में। तो हम किन किन सेट्स की पिक्चर्स बनाएंगे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो स्लाइड बनी हुई है पेज पे आपके सामने, नंबर 1 पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स वाया वेन डायग्राम। मैं सेट्स को सिंपल आपको दिखाऊंगा पहले पेज में कि वेन डायग्राम के ज़रिए से सेट्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा, यानी थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ इस पूरी वीडियो के लिए। यूनियन ऑफ सेट्स को हम वेन डायग्राम के ज़रिए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स वाया वेन डायग्राम, डिफरेंस ऑफ सेट्स वाया वेन डायग्राम, यानी तमाम के तमाम जो सेट्स आप पहले जो आप सवालात हल करते थे, अब हम उसको वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सामने लाएंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये भी वेन डायग्राम के ज़रिए से। इस तरह फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, यानी जितनी भी आगे प्रॉपर्टीज़ हैं सेट्स को लेकर, इंक्लूडिंग डिमॉर्गन्स लॉ, वो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, वाया वेन डायग्राम। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, इसकी दोनों जो टाइप्स हैं, केसेस हैं, वो दोनों की दोनों, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वाया वेन डायग्राम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वाया वेन डायग्राम। ठीक है, ऐसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स की भी दोनों प्रॉपर्टीज़, यूनियन वाया वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन वाया वेन डायग्राम। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी बच जाती हैं प्रॉपर्टीज़ वो हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, दोनों को वाया वेन डायग्राम हम रिप्रेजेंट करेंगे। और डी मॉर्गन्स लॉ के दोनों जो टाइप्स हैं या दोनों केसेस, इन दोनों को भी हम डी मॉर्गन्स लॉ वाया वेन डायग्राम हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं, इनको प्रूव करते हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो पॉइंट नंबर 1 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, उसको लेकर फिर आगे तमाम जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने लिखे थे उन सबको मैं वेन डायग्राम के ज़रिए से रिप्रेजेंट करता हुआ आपको फाइनली डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ ले आऊँगा। तो आइए देखते हैं उसको। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स वाया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए आप ये समझ लें, जैसे एक टीवी होता है ना, टीवी के अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर मूव कर रहा होता है, कोई मूवी लगी होती है, आपने बस एक टीवी बनाना है लाजमी। यानी सबसे पहले बेसिक से लेके जा रहा हूँ, आपने एक टीवी बना लेना है, ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर अब आप जो भी सेट्स को डिनोट करेंगे इसके अंदर आपने डिनोट करना है। असल में कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये हुआ करेगा क्या, इसकी साइड पे कोने में आप लिख दिया करें क्या, यू होगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सबका अब्बा सेट होता है, यानी जितने भी सेट्स एग्जिस्ट करते हैं वो कोई किसी न किसी एक बड़े सेट्स का हिस्सा होते हैं। तो इसलिए हम यूनिवर्सल सेट को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। बैकग्राउंड में, यानी जैसे टीवी एक होता है, ये आप इसको टीवी समझ लें। टीवी मौजूद होगा तो आप मूवी देख सकते हैं, टीवी नहीं होगा तो आप मूवी नहीं देख सकते। इसलिए वेन डायग्राम की पिक्चर्स देखने के लिए आपको ये रेक्टेंगुलर बॉक्स डिनोट करना है, जो कि रिप्रेजेंट किया करेगा हमेशा किसको, यू, यूनिवर्सल सेट को। ठीक हो गया। अब इसमें आपने ए बी सी डी एक्स वाई जी जो भी सेट्स आपने डिनोट करने हैं वो आपने सर्कुलर शेप में, ये लेट्स सपोज ये सेट ए और ये क्या सेट बी, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, हम इसको करीब ला के ओवरलैप भी करवा दिया करेंगे, दूर भी रखा करेंगे, डिपेंड करेगा हम क्या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे सेट्स डिनोट करवा के दिखाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने क्या किया, आपको बताया गया रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा जिसमें सर्कल्स किसको डिनोट किया करेंगे, सेट्स को, और जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा वो यूनिवर्सल सेट को। तो अब आपने इसका नाम रख देना ए, इसका सेट बी, जो भी नाम होगा आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बी सी डी जो भी होगा, तो अमूमन ए बी सी ही चल रहे होते हैं। तो सेंटर में ए लिखते हैं या साइड पे लिखते हैं, तो ज़्यादातर हम क्या लिख रहे होते हैं, साइड पे ए। सेंटर में भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो हम मैं साइड पर ए लिख रहा हूँ और इस पे साइड पे बी। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको कलर्स भी करना है। इसके अंदर हमने मज़ीद क्लैरिटी लाने के लिए इसको कलर्स भी करना है। तो अमूमन हमारे पास चूँकि एक ही बाल पॉइंट यूज़ हो रहा है, तो इसलिए नॉर्मल प्रैक्टिस क्या हो रही होती है कि रेक्टेंगुलर सॉरी ये स्क्वायर जो होते हैं, सॉरी क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर शेप्स जो होती हैं, इनके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइंस को यूज़ कर रहे होते हैं। तो चले मैं ए को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ किससे, हॉरिजेंटल लाइन से। ठीक हो गया। वैसे तो ये कलर भी डिफरेंट है, लेकिन मैं जानबूझ के कलर डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ कि
सेट ऑफ ए रिप्रेजेंट कर दिया मैंने हॉरिजेंटल लाइन से और सेट ऑफ बी किससे नोट कर दिया, वर्टिकल लाइन से। वैसे आप इनको कलर भी कर दें, इसको ब्लू कर दें, इसको येलो कर दें तो और ही ज़्यादा ईजी है। लेकिन आप बुक में देखेंगे अमूमन जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें ऐसे हॉरिजेंटल लाइंस या वर्टिकल लाइन से डिनोट किया जाता है डिफरेंट सेट्स को। तो ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। अच्छा जी, यूनियन ऑफ सेट्स वाया वेन डायग्राम, यानी यूनियन ऑफ सेट्स का हम वेन डायग्राम बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, इसको एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप लिखते हैं यू, ये इट रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर अब आपने दो सेट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि वो यूनियन करें, आपस में मिलें। ठीक है, यूनियन में क्या होता है, ए सेट ऑफ ए अगर है और सेट ऑफ बी है, उन सब के नंबर्स आपस में मिल जाते हैं उन सब का, यानी वो सारे के सारे आपस में इत्तेहाद कर लेते हैं, एक फाइनल एक ओवरलैपिंग पिक्चर बना लेते हैं। हम इसको अब सेट ऑफ ए को सर्कुलर शेप में डिनोट करेंगे, सेट ऑफ बी को अलग नहीं रखेंगे। अब सेट ऑफ बी को कुछ इस तरह से बनाएंगे कि वो ओवरलैप करे। ओवरलैप से मुराद है कि कुछ हिस्सा ए का भी खाता हुआ निकल जाए, ऐसे नहीं ऊपर नीचे आए थोड़ा बहुत, कम से कम इस हद तक वो आए करीब। ठीक है, इसको आप कह दें ए, इसको कह दें बी। तो अब आपने क्या करना है, आप या तो इन दोनों को एक ही कलर कर दें, ए और बी को। इट मीन्स क्या होगा, ये क्या है जी, यूनियन ऑफ सेट्स रिप्रेजेंट हो जाएगा कि ए और बी आपस में मिले हुए हैं, इसका भी कलर सेम होगा, इसका भी कलर सेम होगा। तो दोनों सूरतों में ये क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ सेट्स। वेन डायग्राम यूनियन ऑफ सेट्स के लिए। लेकिन अगर आप इसको जैसे टेक्स्ट बुक्स में अमूमन लिखा होता है, आप उसी हिसाब से करना चाहते हैं, तो आप सेट ऑफ ए को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, चूँकि एक ही बाल पॉइंट हमारे पास होता है इसलिए हम एक ही, लेकिन मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ जानबूझ के। सेट ऑफ ए को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट किया, सेट ऑफ बी को मैं किससे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, वर्टिकल लाइन से। ठीक हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस आपको मदद देती हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए कि सेट ऑफ ए कौन सा, सेट ऑफ बी कौन सा है। तो अब ग्रीन है दोनों का, इसका कलर भी ग्रीन है, इसका भी कलर ग्रीन है, शेप डिफरेंट है लाइन की, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे वर्टिकल है, लेकिन दोनों एरिया को कवर किया। इट मीन्स ए और बी क्या है, यानी इस पूरे टीवी में आप देखें यूनिवर्सल सेट के कि इसमें ए और बी आपस में ओवरलैप किए हुए, यानी जो ए है वो बी के साथ मिक्स हो गया है। और यहाँ पे जहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया है वहाँ पे क्या बन रहे हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स भी बन रहे हैं। इट मीन्स कि ये ओवरलैपिंग एरिया है। खैर आपने इतने डिटेल में नहीं जाना, आपने जस्ट यहाँ पे ये डिनोट कर लिया कि यूनियन ऑफ सेट्स किस तरह से वेन डायग्राम में शो किया जाता है। तो आप इसको एक छोटा सा नोट भी यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, क्या नोट के तौर पर थोड़ा सा। और वैसे तो एलेबोरेट हो गया है कि ये यूनियन ऑफ सेट्स रिप्रेजेंट हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पे लिखते हैं द एरिया covered by horizontal and vertical line represent A यूनियन B। ठीक है, A यूनियन B, ये असल में क्या है, A यूनियन B। ठीक हो गया, यानी A यूनियन B आपने रिप्रेजेंट कर लिया, यूनियन ऑफ सेट्स A यूनियन B। ठीक हो गया, ये नोट लिख लेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप इस सारे को A को भी फिल कर लेते एक ही कलर से, B को भी एक ही कलर कर लेते, एक ही कलर से फिल कर लेते, तो दोनों सूरतों में क्या होता है, A यूनियन B ही रिप्रेजेंट होता है। लेकिन अमूमन जो प्रैक्टिस है वो क्या की जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन से A और B अगर सेट है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं जिसमें हम इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करवाएंगे वाया वेन डायग्राम। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट्स वाया वेन डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, वही रेक्टेंगुलर बॉक्स हम रिप्रेजेंट करवाएंगे यूनिवर्सल सेट के लिए। आप इसमें जितनी सुर्खी पाउडर डालना चाहें, रूलर लेकर खूबसूरत सा रेक्टेंगुलर बॉक्स फिक्स शेप वाला बनाए, मैं तो रफ बना रहा हूँ। इसमें अब आपने डिनोट करने हैं दो सेट्स को। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं इस दफ़ा ए को इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ। ठीक है, सेट ऑफ ए बना लें। आपको पता है इंटरसेक्शन में जो ए में और बी में दोनों में कॉमन होता है, उसी एरिया को क्या कहते हैं, उसी पोर्शन को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। तो ए और बी को आप इस तरह से बनाया कि ये ओवरलैप कर रहे हो। ठीक हो गया, जैसे पहली पिक्चर में बनाया पिछली वाली में, इसको आप ए कह दें, इसको आप बी कह दें। अब आपको सामने नज़र आ जाना चाहिए कि ए का जो एरिया जिसने बी को कवर किया और बी का वो एरिया जो ए को कवर कर रहा है वो खाली ये वाला है। ये जो छोटी सी शेप बन रही है ये वाली,
इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ये रेड वाले से, जानबूझ के आपको दिखाने के लिए। ठीक हो गया। ये वाला एरिया जो है ना, ये बैक वक्त ए में भी शामिल है, बैक वक्त बी में भी शामिल है। ये वाला एरिया खाली आप इसको कलर कर दें तो आपका ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स वाया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के ज़रिए से इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करवाना। दूसरे लफ्ज़ों में बाज़ दफ़ा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए को आप कर दें रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट कर दें, बी को आप वर्टिकल लाइन से डिनोट कर दें। तो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो क्या कहलाएगी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो मैं प्रेफर करूँगा ज़्यादा आसान वो आप इसको कलर कर दें जो आपको ज़ाहिर हो रहा है, इसको आप शेड कर दें। ठीक हो गया। ये मैं डिफरेंट कलर इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो आप यहाँ पे बेशक लिख भी दें कि द एरिया या शेडेड एरिया लिखते हैं, चलो मैंने लिखते द एरिया कवर्ड बाय इंक्लाइन एट टिल्टेड लेवल, एक और बाय ग्रीन लाइंस। चलो रिप्रेजेंट्स, यानी ये इजाफी एक लाइन है ताकि आप मज़ीद क्लैरिटी पैदा कर लें अपनी पिक्चर के लिए। बाकी आप ये लाइन कंपलसरी नहीं है कि आप लिखें, ये वेन डायग्राम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने ये लाइन लिखनी। ये मैं जस्ट आपको मज़ीद गहराई के लिए लिखवाना चाह रहा हूँ कि अगर आपका फिर भी तसल्ली न हो, यहाँ पे आप लिखते हैं द एरिया कवर्ड बाय ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। अदरवाइज़ ये खुद ब खुद पिक्चर खुद दिखा रही है। पूरी पिक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड एरिया होता है उसको डिफरेंट कलर दिया जाता है, वो खुद ही चीख के बोलती है कि मैं क्या हूँ, मैं हूँ वो जो जिसको आप तलाश कर रहे हो। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ये ना भी हो तब भी आप इसको देख के ही बता सकते हैं, कोई भी देख के बता सकता है कि कुछ ख़ास इस कलर एरिया को जो कलर किया गया ये खुद बता रहा है कि मैं क्या हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। बाकी आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा तो ऑटोमेटिकली आप इसको ही आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखते हैं डिफरेंस। अच्छा जी, अब क्या करना है, डिफरेंस ऑफ सेट्स वाया वेन डायग्राम। डिफरेंस ऑफ सेट्स आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं अपनी क्लासों में, अपनी एक्सरसाइज में। इसको हम फिर रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सपोज हम इस दफ़ा डिनोट करेंगे, ए में से बी को निकालेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करवाएंगे सेट ऑफ ए में से सेट ऑफ बी को निकालेंगे। डिफरेंस में क्या होता है, सेट ऑफ ए के अंदर जो बी के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, रिमूव। तो इस दफ़ा भी हम रेक्टेंगुलर बॉक्स डिनोट करेंगे। यू के लिए यूनिवर्सल सेट हमेशा से बैकग्राउंड में मौजूद रहेगा, और सेट ऑफ ए आप क्या स्क्वायर शेप में, सर्कुलर शेप में सेट ऑफ ए को आपने रिप्रेजेंट करवाया, और सेट ऑफ बी को भी सर्कुलर शेप में रिप्रेजेंट करवाएंगे लेकिन ओवरलैपिंग फॉर्म में, जानबूझ के। क्यों? क्योंकि डिफरेंस को तभी हम डिनोट करवा सकते हैं। ये सेट ऑफ ए है और ये सेट ऑफ बी है। आपको पता है कि सेट ऑफ ए में से सेट ऑफ बी को जब निकाल देंगे, जो बकाया एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ए माइनस बी। असल में वो ए माइनस बी, यानी इस पूरे ए में से बी को आप निकाल दें। बी कौन सा है, ये वाला एरिया, यानी ये पूरा बी अगर आप ए में से निकाल देंगे तो बाकी जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। तो उसको आप रिप्रेजेंट करवा दें हॉरिजॉन्टल लाइन से, ऐसे देख रहे हैं। यानी असल में ए जा का ना यहाँ तक जा रहा है, लेकिन ये एरिया बी ने खा लिया, इसका चक्की मार दी है इसको। तो ये जो बाकी बचा हुआ है एरिया ये क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। यहाँ पे आप बेशक लिख भी दें छोटा सा, ए माइनस बी। ये एरिया क्या है, ए माइनस बी। और मज़ीद अपने आप को तसल्ली देने के लिए, मज़ीद क्लैरिटी पैदा करने के लिए आप नीचे यहाँ पे एक लाइन भी नोट की फॉर्म में लिख दें कि हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी। यानी ज़्यादा बेहतर ये होगा कि द एरिया कवर्ड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी। ठीक हो गया। अब चलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। वो बिल्कुल यही चीज़ है, उसमें से सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ऑफ लेट्स सपोज ए है तो उसमें क्या होता है, वो यू में से निकालते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी, वो भी डिफरेंस ही होता है लेकिन सेट ऑफ यू में से। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स वाया वेन डायग्राम फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज हम ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या होता है कि वो यू में से, यूनिवर्सल सेट में से ए को निकालना होता है। ये क्या कहलाता है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम यू में से ए को निकालेंगे। ठीक हो गया। तो वो क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। चलिए आ जाए, अपना रेक्टेंगुलर शेप बनाएं। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिवर्सल सेट को, यू को। ये आ गया आपका यूनिवर्सल सेट यू। इसमें अब आपने ए को निकालना है। अब आप बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ए कॉम्प्लीमेंट से आप पूरे के पूरे कॉम्प्लीमेंट्स को जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जस्ट एक सेट बनाता हूँ, वो क्या है, सेट ऑफ ए, जो कि सर्कुलर शेप में, इसको हम कह देंगे क्या, ए।
ये ए आ गया। ठीक हो गया। अब इस दफ़ा मैं अंदर लिख रहा हूँ ये जानबूझ के, क्योंकि ये पूरा जो सर्कुलर शेप है, ये बॉल है, ये पूरा का पूरा यू में से निकालना है। इसी को तो क्या कहते हैं, यू माइनस ए। अब यू का सेट क्या है, ये रेक्टेंगुलर शेप जो है ये सारा का सारा यू है, उसके पेट में क्या है, ए। तो यू में से ए को निकालेंगे, बाकी जो एरिया बचेगा वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट असल में क्या है, यू का वो हिस्सा जिसमें से ए निकल चुका होता है। तो इस वाले एरिया को छोड़ के बाकी सबको आप कलर कर देंगे, वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रही है। तो अब आप हॉरिजेंटल लाइन लगाएं, वर्टिकल लाइन लगाएं, सारे को एक ही कलर कर दें, पीला नीला जो भी है, लेकिन ए को छोड़ के। तो मैं क्या करूँगा, इस दफ़ा मैं कलर कर दूँगा इस पूरे एरिया को। ठीक हो गया। जानबूझ के खुली खुली लाइनें डाल रहा हूँ और टिल्टेड लाइन है, ना हॉरिजेंटल है ना वर्टिकल है, बस टिल्टेड है। सॉरी ये अंदर आ गई, ये अंदर नहीं आना था। ए को छोड़ के बाकी सब आप फिल कर दें। मैं स्पेसिंग ज़्यादा कर रहा हूँ, आप बेशक इसको खूबसूरत बनाएं, ज़्यादा कलर कर दें, प्यारे प्यारे। मैं इसको जस्ट फिल कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी अगर मैं इस पेज को, ये पेज भी ना रेक्टेंगुलर शेप में है, देखें पूरी स्क्रीन में नहीं आ रहा, मैं एक मिनट दिखाता हूँ। ये पूरा पेज जो है ये भी रेक्टेंगुलर शेप में, अगर मैं इसमें से ये सर्कल बाहर निकाल दूँ, जो एक टुच्चा सा बन जाएगा ना बीच में खाली जगह, वो निकल जाएगी। बाकी जो एरिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। जो शेडेड एरिया है वो क्या है आपका, ए कॉम्प्लीमेंट। यानी इस सर्कुलर शेप को छोड़ के निकाल के बाकी सारा एरिया क्या कहलाया, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, जो शेडेड एरिया है। तो आप लिखते हैं, नोट भी एक बना दें ताकि और आसानी हो। आप लिखते हैं शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट। कितना आसान है, सही है। अब बी कॉम्प्लीमेंट होता है तो ये सेट ऑफ बी होता है, इसमें इसको छोड़ के बाकी सबको आप कलर कर देते हैं। अच्छा जी, अब शुरू हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज़। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स है। पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करेंगे, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी प्रॉपर्टी होती है, इसमें जस्ट पैटर्न चेंज होता है, जस्ट सेट्स को आगे पीछे किया जाता है, बाकी उसकी रिज़ल्ट पर असर नहीं पड़ता। तो हम वो क्या है असल में, अगर हम ए यूनियन बी लें तो वो बराबर आएगा बी यूनियन ए के। यानी ए को पहले रख के या बाद में रख के यूनियन के ऑपरेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। सेट्स को अगर आगे पीछे भी कर दें तो उनके रिज़ल्ट्स पर असर नहीं पड़ता। जब रिज़ल्ट्स पे असर नहीं पड़ता तो वेन डायग्राम पे भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। डायग्राम्स की शेप भी सेम होगी। तो बनाते हैं, पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। यहाँ पर ए यूनियन बी, वही हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। इस दफ़ा थोड़ा छोटा बना लेते हैं ताकि पिक्चर में दोनों आ जाए। और यहाँ पे बी यूनियन ए भी पैरेलल में बना देते हैं, इसको भी एक रेक्टेंगुलर शेप में। ये सेट ऑफ यू है और ये भी क्या, सेट ऑफ यू। पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। आपको पता है यूनियन में आपको दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मिलाना होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, जानबूझ के रेक्टेंगुलर सर्कुलर शेप ए और सर्कुलर शेप बी इस तरह बनाएंगे कि दोनों ओवरलैप कर रहे हो। ये ए होगा और ये क्या होगा, बी। बहुत ईजी है। ए को और बी को आप दोनों को कलर करने, क्योंकि यूनियन है, यूनियन में आपको दोनों को कलर करना होता है एक जैसा ही, क्योंकि दोनों को मिला रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हम जो प्रैक्टिस करते हैं यार, हम क्या करेंगे, ए को हॉरिजॉन्टल लाइन से करेंगे, ज़्यादा ही करीब होगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और बी क्या हो जाएगी, वर्टिकल लाइन। ठीक हो गया, सही हो गया ना। जहाँ पे ये ए और बी कॉमन एरिया वहाँ पे स्क्वायर बन रहे हैं, यानी रेक्टेंगुलर बन रहे हैं, रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, थोड़े थोड़े स्क्वायर ही बोल सकते हैं इसको। तो लेकिन आपने पूरा शेडेड एरिया जो है वो रिप्रेजेंट क्या करवा रहा है, किसको, ए यूनियन बी को। आप यहाँ पे लिखते हैं शेडेड एरिया, यानी शेडेड कहते हैं जिसको आपने फिल किया हुआ है। एरिया इज़ ए यूनियन बी। अब यहाँ पे आप सेम वही सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप, ठीक है, सर्कल एक बनाया, सर्कल ये बनाया। इसको आप कह देंगे इस दफ़ा शुरू वाले को बी और दूसरे वाले को ए कहेंगे, बस। बाकी आपने काम वही करना है। इस दफ़ा फिर आप बी को, वहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस दी थी शुरू वाले को, इसको भी हॉरिजॉन्टल लाइंस दे दें। ठीक हो गया। और इस दफ़ा ए को आप दे दें वर्टिकल लाइंस, ताकि आपका एक ही जैसा शेप बन जाएगी। ठीक हो गया। ये मैं रफ सी बना रहा हूँ, वरना आप कलर जब करेंगे ना सेम सेम होगा। ए यूनियन बी, बी यूनियन बी, ए। इस शेप और इस शेप में कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट यहाँ पे बी पहले, यहाँ पे ए पहले, बाकी सब की सब सेम है। तो आप लिखते हैं शेडेड एरिया इस
बी यूनियन ए। इसको आप ऐसे एक और भी करते हैं, आप इसको कहते हैं फिगर 1, इसको आप कहते हैं फिगर 2। चले मैं और ज़्यादा इसको इजी बना रहा हूँ, यानी और ज़्यादा एलेबोरेट कर रहा हूँ। तो आप लिखते हैं फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। प्रूव्ड वाया वेन डायग्राम। कितना इजी है, देखें पूरा क्वेश्चन आपने वेन डायग्राम के ज़रिए से, यानी कि पूरी जो प्रॉपर्टी है वेन डायग्राम से आपने प्रूव कर दी। पूरी पिक्चर आपके सामने सही हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वाया वेन डायग्राम। अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वाया वेन डायग्राम। अच्छा जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इसकी जो फॉर्म है वो क्या है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, सेट्स को बेशक आप चेंज कर लें उसके रिजल्ट्स पर असर नहीं पड़ता। इस दफ़ा क्या है इंटरसेक्शन, तो हम लेट्स सपोज ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर बराबर आएगा बी इंटरसेक्शन ए। ठीक हो गया। तो हम इन दोनों को रिप्रेजेंट करवाते हैं, पहले करवाते हैं ए इंटरसेक्शन बी और फिर करवाते हैं बी इंटरसेक्शन ए। जस्ट सेट्स की फॉर्म चेंज है, यहाँ पे ए पहले है, यहाँ पे ए बाद में, बाकी रिज़ल्ट सेम रहेगा। तो इसलिए इनकी वेन डायग्राम भी इंशाल्लाह क्या होगी, सेम होगी। दोनों को पैरेलल में बना दें तो आके आपको ज़्यादा इजीली क्लियर समझ आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। अच्छा, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये भी क्या है, यूनिवर्सल सेट है। आपको पता है रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। इसके बच्चे होते हैं ये भी। तमाम के तमाम सेट्स दुनिया में जो एग्जिस्ट करते हैं वो सब के सब किसी न किसी यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होते हैं, सब सेट होते हैं, बच्चे होते हैं उसके। तो ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है, तो पहले एक सर्कल दूसरा सर्कल ओवरलैपिंग में बनाना है, ताकि आप इंटरसेक्शन या यूनियन के केस में आपको ओवरलैपिंग करवानी होती है। ओवरलैपिंग से मुराद ये है कि थोड़ा सा, ये इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, बी जो है वो ए के थोड़ा ऊपर आ रहा है, सही हो गया। ऐसे आपने करना है। अच्छा, तो अब आप इनको कलर करें, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि इस दफ़ा आप सिर्फ इंटरसेक्शन को फोकस में रख दें। देखें, ए को हॉरिजेंटल लाइन दे दूँगा, बी को वर्टिकल लाइन दे दूँगा, तो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है वो नज़र आ जाएगी आपको किस एरिया में, ख़ास इस एरिया में। देखें आप और भी करें, ए का वो एरिया, इंटरसेक्शन से मुराद क्या होता है, जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो ए ओवरलैप कर रहा है बी के कुछ एरिया को, बी ओवरलैप कर रहा है ए के कुछ एरिया को। इट मीन्स ये वाला एरिया कॉमन है। इंटरसेक्शन से मुराद क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो बजाय इसकी मैं इसको कलर करूँ, इसको कलर करूँ, मैं डायरेक्टली सिर्फ वही एरिया कवर करूँगा जो ओवरलैप कर रहा है, जो कि नज़र भी आ रहा है। ठीक हो गया, ये वाला एरिया, इसको मैं रेड भी कर दिया थोड़ा सा। तो मैं खाली इस एरिया को कवर कर देता हूँ कलर से, बजाय इसके मैं पूरे को कवर करता, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। सारा एरिया कवर हो जाता है, ये भी और यहाँ पे देखें, मेरी बात सुनिए, ए को अगर मैं हॉरिजेंटल लाइन से करूँ कवर, बी को वर्टिकल लाइन से, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगी इन दोनों लाइंस की। तो मैं कह सकता हूँ जो यहाँ पे एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइंस का, वो क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। बजाय इसके वो मुझे अप्रोच थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है, तो इसलिए मैं क्या जानबूझ के आपको सिर्फ वही एरिया फिल करके दिखा रहा हूँ जो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आंखों से नज़र भी आ रहा है। तो बाकी एरिया को आप खाली छोड़ दें। तो आप लिखें यहाँ पर द फील्ड एरिया इज़ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि ये सामने नज़र आ रहा है। ये रेड जो था, ये मैं आपको जस्ट बता रहा था कि ये ख़ास एरिया है जो इंटरसेक्ट हो रहा है। अच्छा, बी इंटरसेक्शन ए में भी सेम वही काम होगा। यहाँ पे भी आप एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ भी एक सर्कल बनाएंगे जो कि ओवरलैप कर रहा हो। ठीक है, इस पहले वाले को आप बी कह दें, दूसरे वाले को ए कह दें, फ़र्क कुछ भी नहीं है, सेम। अब आपने वही काम करना है, जो ये वाला एरिया है ना जो ओवरलैप कर रहा है दोनों के बीच, इसको आप क्या कर दें, कलर कर दें, कोई भी कलर कर दें। मेरे पास जो है ग्रीन कलर है, मैं ये वाला कर रहा हूँ। ठीक हो गया, सही हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, इसमें और इसकी शेप और इसकी शेप में क्या फ़र्क है, दोनों एक जैसे हैं, तो इट मीन्स लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव होगी वाया वेन डायग्राम। आप लिखते हैं द फील्ड एरिया इज ए बी इंटरसेक्शन ए। इसको आप कहते हैं फिगर 2, इसको आप कहते हैं फिगर 1। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं नीचे, फ्रॉम फिगर 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। प्रूव वाया वेन डायग्राम। ठीक है, कितना इजी है ये, पूरा आपके सामने,
कोई मुश्किल है इसमें? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा लॉ है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। अच्छा जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स को देख लेते हैं। उसमें टाइप एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वाया वेन डायग्राम। इसको देखते हैं। इसमें अब क्या करना है हमने, पहले तो आप उस प्रॉपर्टी को लिखें ना यहाँ पर। वो क्या है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी बराबर होगा क्या, यानी कि तीन तरह के अब सेट्स इन्वॉल्व हो गए ना। पहले तो ए और बी थे, इससे पहले अब सी भी आ गया, एसोसिएशन हो गया। यानी ए बी और सी के साथ जाके जब यूनियन के ज़रिए से मल्टीप्लाई करेगा तो ए यू और ए यूनियन बना जाएगा बी के साथ। यार मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए यूनियन बी ब्रैकेट में आ जाएंगे और यूनियन सी, कुछ भी नहीं है। यानी पहले तीन तरह के सेट्स अगर एक तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उनमें से किसी भी दो को पहले परफॉर्म करवा के फिर तीसरे के साथ परफॉर्म करवाएंगे, रिजल्ट पर असर नहीं पड़ता। यहाँ पे बी और सी पहले यूनियन बना रहे हैं, उसके बाद ए के साथ वो मिल रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ ए अकेला बाहर खड़ा है बेचारा और बी और सी आपस में लगे हुए हैं, और फिर ए बी के साथ आ गया और सी बाहर है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं पहले लेफ़्ट साइड को फिर राइट साइड को। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इस साइड को रिप्रेजेंट करवाता हूँ। यहाँ पे ये आपके पास आ गया रेक्टेंगुलर शेप। यहाँ पे भी एक आमने सामने हो जाए ना, रेक्टेंगुलर शेप बना लें। इसको आप कोने में लिख दिया करें ये यू से मुराद का यूनिवर्सल सेट। पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करवाऊँगा ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। फिर इसको करवा लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। ठीक होगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा, अब चूँकि ए बी और सी हैं, ठीक है, ए बी और सी हैं, तो अब आपने तीन सेट बनाने हैं। मतलब किस तरह बनाने हैं, सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी और सेट ऑफ सी, इस तरह से कि तीनों ओवरलैप कर रहे हों। जब तीन सेट्स इन्वॉल्व होंगे ना तो आपने उनको इस तरह से बनाना है कि वो तीनों के तीनों ओवरलैप कर रहे हों। ओवरलैपिंग ज़रूरी है। अगर आप ए को साइड पे कर दें, अलग कर दें, बी को ओवरलैप ना करवाएं, सी को ओवरलैप ना करवाएं, तो हम यूनियन को रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते उस तरह से, और ना ही इंटरसेक्शन को। तो हमारे लिए जब दो तीन सेट्स आपस में यूनियन, इंटरसेक्शन या कोई और एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं सेट्स के केस में, तो हमें उन्हें इस तरह ओवरलैप करवाना होता है। इसको आप कह दें ए, इसको आप कह दें बी, इसको आप कह दें क्या, सी। ये नीचे वाला सी है, ए और बी तो आपको पहले से पता है कि वो आपस में सेम लेवल पर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सी यहाँ पे, सी यहाँ भी हो सकता है, लेकिन जो एक फ़्लो चला रहा है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। सी यहाँ पे एक ही जगह भी, ये वाला भी सी बन सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सी को आपने नीचे ही रखना है, ए को शुरू में ही रखना है। समझ आ रही है ना। तो अब करते हैं इसको फिल कलर करना शुरू करते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ऐसे करते हैं कि हाँ, बी यूनियन सी, सबसे पहले आप किसको कलर करेंगे, बी यूनियन सी को, बी यूनियन सी, बी पूरे को कलर करेंगे और सी को भी, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, यूनियन बना रहे हैं। तो आप ऐसे कर लें, बी को हॉरिजॉन्टल कलर कर लें, लाइन डाल लें। कलर क्या करना है, लाइन डालें। ये पूरा बी कवर हो गया। अब सी को आप वर्टिकल लाइन से कर दें। सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, हाँ ठीक है। यानी सी जहाँ तक जा रहा है आपने करना है, बेशक वो बी वाले एरिया को भी कवर कर रहा हो, क्योंकि वो असल में सी का भी तो एरिया है ना। ठीक हो गया। अब आप देखें जो ओवरलैपिंग एरिया है वहाँ पे बॉक्स बन रहे हैं, इंटरसेक्शन की वजह से बॉक्स बन रहे हैं। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट कलर करना है। बी को भी आपने एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से फिल कर लिया, सी को वर्टिकल लाइन से। अब ए को आप इस तरह करें टिल्टेड लाइन से, इंक्लाइंड लाइन से कर लेंगे थोड़ा सा, या आप ऐसे कर लें, मेरा ख्याल है, हाँ चलें इंक्लाइंड लाइन से कर लें, यानी कि टेढ़ी लाइनों से। ठीक हो गया। ए को आपने कर दिया कैसे, बी यूनियन सी को पहले आपने फाइंड किया कलर करके, उसके बाद ए भी तो यूनियन बनाया इनके साथ ना, तो ए को भी कलर कर दिया। अब ये सारा कवर्ड एरिया जो है ना, ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में तमाम के तमाम एरियाज़ क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया कवर्ड बाय हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड टिल्टेड लाइन या इंक्लाइंड लाइन आप कह सकते हैं। टिल्टेड, इस तरह की स्लैश इंक्लाइंड लाइंस जो हैं, टिल्टेड लाइंस। एरिया कवर्ड बाय हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड टिल्टेड लाइंस रिप्रेजेंट्स ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। ठीक हो गया।
ये लाइन मैं खुद से ऐड करवा रहा होता हूँ, ये आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे, बाकी लिटरेचर में वहाँ पे आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा। ये मैं खुद से करवा रहा हूँ ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी पैदा हो जाए। आप नहीं रखेंगे तो भी ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। अब इसको फाइंड करते हैं। इसमें भी आप एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, इसको आप कह दें ए, इसको आप कह दें बी, इसको आप कह दें सी। सेम पैटर्न फॉलो करें। अब आपने पहले क्या करना है, बी यूनियन सी को कलर करें। कलर पहले करना है आपने शुरू में। ए यूनियन बी पहले ब्रैकेट वाले कॉल करते हैं, तो ए को आप कर दें इस दफ़ा हॉरिजॉन्टल कर लें, कोई मसला नहीं। आप सॉरी ऐसे ही करते ना ज़्यादा बेहतर था, टिल्टेड लाइंस करते ज़्यादा बेहतर था, बिल्कुल मैच कर जाते, लेकिन चलो कर देते हैं। अब शुरू कर दिया है तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन से। बी को आप कर दें वर्टिकल लाइन से, ए यूनियन बी है ना, ठीक हो गया। और सी को आप कर दें टिल्टेड लाइन से। बिल्कुल सेम है, सेम एरिया है, जो इधर एरिया कवर हो रहा है सेम एरिया यहाँ पे भी कवर हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं सेम वही, ये वही लाइन आप दोबारा लिख सकते हैं, एरिया कवर्ड बाय, क्या हो गया मेरी राइटिंग को, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड टिल्टेड लाइंस रिप्रेजेंट्स क्या जी, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। इसको आप कह दें फिगर 1, इसको आप कह दें फिगर 2। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं फिगर 1 एंड 2 लेफ़्ट हैंड साइड। ये देखें लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। राइट हैंड साइड यानी मीन्स ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी बराबर है जी ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपने कितने आराम से वाया वेन डायग्राम फाइंड कर ली बगैर कोई वैल्यूज़ पुट किए हुए। जैसा आपने उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से ही आपने इस लॉ को, इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, नज़र आ रहा है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वाया वेन डायग्राम। पूरा पेज भी आपके सामने है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स का दूसरा केस है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसको आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आप वो फॉर्म लिखते हैं, वो क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ये वाली फॉर्म है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की। लेफ़्ट साइड को राइट साइड दोनों को प्रूव करेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले इस लेफ़्ट साइड के लिए यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। राइट साइड के लिए यहाँ पे बना देता हूँ, आमने सामने नहीं होंगे तो अच्छे से मवाजना हो जाएगा। तो इसको आप ऊपर बेशक लिखते हैं छोटा सा ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक हो गया। अब इसको आपने कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब आपने 3 रिप्रेजेंट करवाने हैं सेट्स सर्कुलर शेप में। सर्कल बनाएंगे आप ए बी और सी। ये मैं रफ सा बना रहा हूँ, आप अगर इसको में बहुत ब्यूटी ऐड करना चाहते हैं तो इसको रूलर की मदद से रेक्टेंगुलर शेप बनाए, फिर जो है वो मज़ीद टूल्स की मदद से, ज्योमेट्रिक टूल्स की मदद से आप ये स्क्वायर शेप भी बना दें, या कोई सिक्का वगैरह आपके पास हो बड़ा वाला, वो रख के आप इसको अच्छे से खूबसूरत भी बना सकते हैं। तो मैं खाली आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है। सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसको हल करना है, तो आपने वही काम करना है, ए इंटरसेक्शन बी को कलर कर लें। सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी को, सारे और सारे बी को कवर ना करें, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी को देखें। सॉरी, ये मैं लिखूँ तो सही नहीं यार, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तीनों को आपने ओवरलैप लाजमी करवाना है, तभी आप इन ऑपरेशंस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि पिक्चर की फॉर्म दे सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया कौन सा, ये देखें ए और बी में जो कॉमन है, ए ये आ रहा है, बी ये आ रहा है, सी को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं आप। बी का ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला, ये दोनों में कॉमन है, तो आप इसको कलर कर दें ए और बी का एरिया। सी को आप बिल्कुल दिमाग से अभी भुला दें, बल्कि सी में आखिर में बनाता अच्छा था, लेकिन चलो सही है। आप ए और बी को कलर कर दें, जो कॉमन एरिया है ये मैंने इसको कलर कर दिया है, बल्कि टिल्टेड लाइन से रिप्रेजेंट करवा दिया ए इंटरसेक्शन बी। अब आपने
अब देखें, सवाल को गौर से देखना है। सी इंटरसेक्शन यानी सी भी कॉमन हिस्सा लेगा किसमें से, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी में से। सी कहता है कि मुझे भी अपने में हिस्सा दो लेकिन जो तुम दोनों में कॉमन है, यानी सी का वो वाला पोर्शन इंटरसेक्शन की फॉर्म में यानी कॉमन आएगा जो ए और बी दोनों में कॉमन है। इट मीन्स ए बी और सी तीनों में जो एरिया कॉमन होगा वो क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वो खाली ये वाला एरिया देखें, यानी ये वाला ये छोटा सा एरिया, ये इसको मैं रेड कलर से डिनोट करता हूँ। ये जो छोटा सा तिकोना सा जो बन रहा है ये खाली एरिया है जो ए बी और सी तीनों में कॉमन है, जो कि सही मानों में रिप्रेजेंट करवाता है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। ए इंटरसेक्शन बी की है तो ये छोटा सा एरिया, ये लेंस आपके फॉर्म ये जो है ये ए इंटरसेक्शन बी में आ गया। अब इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ये एरिया और छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एरिया सी के पास तो है ही नहीं, सी के पास तो ओनली ये वाला एरिया है, उसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन ओवरलैप कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो इट मीन सिर्फ ये वाला एरिया काम का, इसको आप कलर कर दें रेड। समझ आ रही है? अब आपने देखना है द एरिया कवर्ड बाय द रेड एरिया, द एरिया फिल्ड बाय रेड कलर रिप्रेजेंट्स, क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे कर लेंगे द रेड एरिया, आप लिख लें रेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ आ गई? ए इंटरसेक्शन बी का वो वाला एरिया जो कॉमन है सी के साथ वो खाली यही है, इसलिए यही हमारा आंसर है, ये वाला आंसर नहीं है। मतलब ये जो लाइंस हैं ये मैंने डाली तो हैं, मजबूरी थी ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करने के लिए, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ ये रेड वाला एरिया। समझ आ गई? अगर आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपने क्या करना है, इस वाले एरिया को रिमूव कर देना, यानी आप सिर्फ कलर ही इसको करेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप कलर ही सिर्फ सेंटर वाले एरिया को किया करेंगे, आप देखते ही पहचान जाएंगे कौन सा एरिया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आ जाए इसको, सेम यही शेप यहाँ पे भी बनेगी, सिर्फ क्या होगा, पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करूँगा, उसके बाद ए को ओवरलैप करवाऊँगा। अच्छा आ जाए जी, यहाँ पे भी आप सर्कल बनाए 3 1 2 और 3, इसको आप कहते हैं ए, इसको आप कहते हैं बी, इसको आप कहते हैं क्या, सी। तो आप पहले कलर करें जी बी इंटरसेक्शन सी, बी ये है सी ये है, तो आप इसके एरिया को जो बी और सी में कॉमन है उसको कलर कर देंगे, लाइनें वहाँ पे डाल दें मोटी मोटी, ठीक हो गया। अब आप ए को भी कवर करवाएं इसके साथ, यानी जो एरिया कवर किया हुआ है इसमें ए का कितना हिस्सा है वो असल में आंसर आएगा, और वो कौन सा है, सिर्फ ये वाला, ये देख रहे हैं ये वाला, यानी बी और सी में जो कॉमन है उसमें जो ए का कॉमन है वो असल में क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटू बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में जो कॉमन एरिया था उसमें भी आगे ए का जो कॉमन एरिया है वो हमारा फाइनल रिजल्ट है, तो वो ये वाला एरिया, इसको आप फिल कर दें रेड से। समझ आ रही है? ये वाली शेप और ये वाली शेप सेम है, वो तो मैंने रफ बनाई है इसलिए थोड़ी सी ये बड़ी लग रही है, थोड़ी सी ये छोटी, बाकी बिल्कुल सेम है। समझ आ रही है? तो ये क्या आ जाएगा, ये भी आपने रेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक हो गया। इसको आप कह दें फिगर 1, इसको आप दें फिगर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखें वन एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। प्रूव्ड। ये कितना इजी है, समझ आ गई? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स के अंदर हम पढ़ेंगे अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वाया वेन डायग्राम। देखिए लेफ्ट साइड पे क्या है, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, ये यूनियन ए यूनियन के साथ हमलावर होगा बी इंटरसेक्शन सी पे, बी और सी को लेके साइड पे हो जाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। लेफ्ट साइड को प्रूव करते हैं वाया वेन डायग्राम पे राइट साइड को। अब यूनियन इंटरसेक्शन इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो वही मैंने क्या किया, थोड़ा पेशगी काम कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, और ये जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स नज़र आ रहा है
ये क्या है, सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर करता है। मैंने आपको पहले पीछे बता के आया हूँ। और इसमें मैंने ए, बी और सी तीनों को ओवरलैपिंग पोजीशन में ज़ाहिर किया। ए को अलग लिख सकता था, बी को अलग, और सी की सर्कुलर शेप अलग भी बना सकता था, लेकिन जानबूझ के इनको ओवरलैप इसलिए किया क्योंकि यूनियन और फिर इंटरसेक्शन को मैंने तीनों के रेफरेंस से मैंने ज़ाहिर करना है, तो इसलिए इनको ओवरलैप करवाना ज़रूरी था। तो अब देखें, ए सेट है वो ओवरलैप कर रहा है, यानी कट कर रहा है बी के कुछ एरिया को भी। तो हमने सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड करना है। क्या करना है? बी इंटरसेक्शन सी को। तो बी और सी का जो कॉमन एरिया है वो आप देखें, ये बी है और ये वाला क्या है, सी। तो बी और सी का जो कॉमन एरिया है वो ये वाला है। ये मैं रेड से जानबूझ के आपको थोड़ा सा वो एरिया हाईलाइट करवा रहा होता हूँ, ठीक है, बाकी और कोई मकसद नहीं है। बी और सी का जो ओवरलैपिंग एरिया है वो ये छोटा सा लेंस बन रहा है, इसको हम क्या कर लेते हैं, वर्टिकल लाइन से डिनोट कर लेते हैं, बी और सी। ठीक हो गया। ये बी और सी का जो ओवरलैपिंग एरिया, बी इंटरसेक्शन सी से मुराद ही है ना, जो बी में भी है और सी में, दोनों में कॉमन है। तो ये सी का एरिया और ये बी का एरिया जो दोनों में कॉमन है वो ये वाला, ठीक है। बी यहाँ से घूम के और सी यहाँ से घूम के जो कॉमन एरिया है वो ये वाला है, इसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी आ गया, यानी ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व होगी। अब आपने ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन के लिए तो कोई मसला नहीं होता, उसमें तो किसी के साथ भी आप मिला लो। तो ए यूनियन से मुराद क्या होगा, पूरा का पूरा ए इसके साथ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? इसको आपने वर्टिकल लाइन सी, तो इसको हॉरिजेंटल दे दें, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, वरना आप कोई भी कलर दे सकते हैं इसको। ठीक हो गया। ए पूरे का पूरा यूनियन बना रहा है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक हो गया। तो ये सारे का सारा जो शेडेड एरिया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस वाला, ये सारे का सारा क्या है, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। ये पूरा जो एरिया आपको शेडेड नज़र आ रहा है वो क्या कहला रहा है, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे आपको थोड़ा बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे होंगे, वो इंटरसेक्शन, यानी ये जो ख़ास तौर पे ये वाला एरिया, ये ए बी सी तीनों में कॉमन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा लाइन नज़र आ रही होंगी। अदरवाइज़ ए का पूरा एरिया हमने कवर किया हॉरिजॉन्टल लाइन से, बी को वर्टिकल लाइन से कवर किया। ये सारा का सारा शेडेड एरिया जिनमें हमने लाइंस लगाई हैं, खा वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, सारी की सारी किसको डिनोट कर रही हैं, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। तो आप इसको कह दें फिगर 1। आगे हम इसको रेफरेंस दे के बाकायदा प्रूव भी कर लेंगे। तो आप यहाँ पे छोटा सा नोट भी बेशक लिखते हैं, ये ज़रूरी नहीं है मैं खुद से लिखवा रहा होता हूँ। तो आप यहाँ पे लिखते हैं दी शेडेड एरिया। शेडेड एरिया से मुराद है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पे मुश्तमिल, रिप्रेजेंट्स ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब चलते हैं लेफ़्ट साइड। हमने प्रूव कर लिया वाई वेन डायग्राम, चूँकि जगह कम थी इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। वहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी फाइंड करते हैं। पेज बनाया हुआ मैंने राइट साइड। देखिए राइट साइड क्या है जी, ए यूनियन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इन दो को फाइंड करना है। तो मैं डायरेक्टली भी फाइंड कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के ये किया कि पहले ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाई, फिर ए यूनियन सी की वेन डायग्राम बनाई, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद जो रिज़ल्ट बनेगा वो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ऐसे अगर मैं डायरेक्टली इस पर करता थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते थे, उस कन्फ्यूजन से बचाने के लिए मैंने आपको ये वाली डायग्राम बनानी मुनासिब समझी। अब ए यूनियन बी आपने फाइंड करना है। ए यूनियन बी क्या है, ए को आप शेड करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, जो ए है सारा, ठीक है, और बी को आप शेड कर दें वर्टिकल लाइन से। वैसे आप कोई कलर भी कर सकते हैं, नीला पीला जो आपका दिल करे, लेकिन चूँकि मैं आपको वो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो बुक में की जाती है नॉर्मल तौर पे टेक्स्ट बुक्स में। ए शेडेड हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये हो गया वर्टिकल लाइन से। अच्छा, ये ए यूनियन बी फाइंड हो गया। अब सी को आपने कुछ नहीं करना, सी ना भी डालता तो भी चलता है, लेकिन चूँकि ए बी सी तीनों इन्वॉल्व हैं इस रिलेशन में, इसलिए सी को लिखना ज़रूरी था। पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी आपके सामने। यहाँ ए यूनियन बी क्लियर हो गया, यानी ब्रैकेट की सॉल्व हो गया। अब ए यूनियन सी फाइंड करना है। ए को भी आप हॉरिजॉन्टल दे दें, यानी जो यूनियन में एरिया आ रहा है उस सारे को आपने मार्क करना है। ये ए कवर हो गया। अब सी को आपने, बी को नहीं, अब सी को करना है। सी को आप कर दें वर्टिकल लाइन से।
ठीक हो गया। ये ए यूनियन सी, ये ए यूनियन बी। अब देखिए, अब आपको समझ आएगी। अब आप देखें ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, इन दोनों का अब आपने इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन। एक मिनट, अब आपने गौर करना है जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। ए यूनियन बी, ए यूनियन सी में जो शेडेड एरिया कॉमन है, यानी कि इसमें भी और इसमें भी दोनों में कॉमन मौजूद है, वो यहाँ पे आपने ड्रा कर देना है। कैसे? आप देखें, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, शेडेड है, मतलब ये दोनों में कॉमन है। ए को यहाँ पूरे को क्या कर देंगे, यहाँ पे पूरे को ए को हम क्या कर देते हैं जी, शेड कर देते हैं, क्योंकि दोनों पिक्चर्स में वो शेडेड है, यानी कि उसमें लाइन लगी हुई है, वो फिल्ड है। इंटरसेक्शन से मुराद ये होता है ना जो दोनों में कॉमन है। तो इस पिक्चर और इस पिक्चर में ए और ए दोनों में शेडेड फॉर्म में, यानी कि उसमें लाइंस मौजूद हैं, फिल्ड है, तो हमने इसको ए को फिल कर दिया। अब आप देखें, अब आप देखें यहाँ पे कौन सा एरिया फिल्ड है वो आपने फिल करना है। ये देखें, ये वाला पोर्शन की जो बी और सी का इंटरसेक्शन हो रहा है, ये सारा यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो गया ए के फिल होने की वजह से, तो ये ख़त्म हो गया। अब देखें ये वाला जो है ना, ये पोर्शन छोटा सा, ये इधर भी फिल्ड है और इधर भी फिल्ड है, इसको भी फिल कर दें। इसको आप करने चलें आप वर्टिकल लाइन से, ये लें, क्योंकि ये वाला एरिया दोनों पिक्चर्स में फिल्ड है, यहाँ पे भी फिल्ड है और यहाँ पे भी फिल्ड है। जबकि देखें सी यहाँ खाली है, यहाँ भरा हुआ है, बी यहाँ खाली है, यहाँ भरा हुआ है, तो इट मीन्स ये वाला और ये वाला एरिया हम खाली छोड़ देंगे। समझ आ गई? अब यहाँ पे जो पिक्चर बनी है ये वाली, और पीछे राइट साइड की जो पिक्चर बनी है वो दोनों सेम है। ये देखें, नज़र नहीं आ रही लेकिन आपने पीछे घुमा के देखना है। ये देखें, अब नज़र आ रही है, दोनों की दोनों सेम है। समझ आ गई? तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको आप फिगर कह दें 2। अच्छा जी, ये रोक के मैंने थोड़ा बना लिया था, इसको मैंने फिगर 2 का नाम दे दिया, और यहाँ पे मैंने नोट भी लिख दिया, द शेडेड एरिया इज़ ए यूनियन इनटू, यानी कि इंटरसेक्शन बी ए यूनियन सी। ये जो फील्ड एरिया है ग्रीन लाइन से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये क्या कहला रहा है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक हो गया, इसको फिगर 2 का नाम दिया। तो फिर क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, और यूँ पूरी स्टेटमेंट वेन डायग्राम के ज़रिए से भी प्रूव हो जाती है। तो मैं आपको पूरे पेजेस दिखा भी देता हूँ दोबारा से। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी केस 1 है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वाया वेन डायग्राम। यूनियन हमलावर और अंदर इंटरसेक्शन के ऊपर, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ़्ट साइड को हमने प्रूव किया कैसे, ए बी इंटरसेक्शन सी को पहले फिल किया, बी और सी का जो कॉमन एरिया था वो ये वाला था, इसको फिल किया हर वर्टिकल लाइन से, और ए को फिल कर दिया, यूनियन बना रहा था ए इसके साथ, तो पूरे ए को फिल कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से और ये वर्टिकल लाइन से। तो जो शेडेड एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। इसको फिगर 1 का नाम दिया। अब जो अगला राइट हैंड साइड है उसमें 2 ब्रैकेट्स हैं, इनको पहले सॉल्व किया, इनकी वेन डायग्राम अलग से बनाई, उनको एक्सप्लेन करते हुए मैंने फिर इस पूरे रिलेशन को ड्रा किया है, वो ये है। ठीक हो गया ये। अब इसमें देखें, इस ब्रैकेट को ये हल किया, इस ब्रैकेट को ये हल किया, ए यूनियन बी में ए और बी दोनों को फिल कर दिया, ए यूनियन सी में ए और सी को फिल कर दिया। फिर मैंने इन दोनों की मदद से फाइनल रिज़ल्ट को प्रूव कैसे किया, मैंने आपको बताया कि जो इन दोनों पिक्चर्स में कॉमन है वो आप यहाँ पे ड्रा कर लें। तो ए इसमें भी फील्ड है, इसमें भी फील्ड है, उसको मैंने फिल कर लिया पहले ही। उसके बाद सिर्फ ये छोटा सा एरिया बच रहा था जो इसमें कॉमन था और इसमें भी कॉमन था, उसको भी फिल कर लिया। बाकी बी यहाँ फील्ड है, यहाँ पे फिल नहीं है, सी यहाँ पे नॉट फील्ड है, यहाँ पे फील्ड है, तो ये कॉमन नहीं थे इसलिए इनको खाली छोड़ दिया, बी और सी को, बाकी एरिया को जो जो कवर हो रहा था वो मैंने कर दिया। इसको फिगर 2 का नाम दिया, और फिर मैंने छोटा सा नोट लिखा कि द शेडेड एरिया इज़ दिस वन। तो फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गया। ठीक हो गया। अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, अब आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वाया वेन डायग्राम। पिछली प्रॉपर्टी को हमने कवर कर लिया है, वो था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब क्या, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसमें क्या होगा, बाहर इंटरसेक्शन होगा, अंदर यूनियन होगा। तो इसको देख लेते हैं। इसमें अब क्या है जी, ये मेन रिलेशन है। इस प्रॉपर्टी को जब हमने मैथमेटिकली डिफ़ाइन किया वो ये बन गया। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड को मैंने उठा लिया, इसको पहले मैं रिप्रेजेंट करूँगा, उसके बाद मैं राइट हैंड साइड को वाया वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करवाऊँगा।
तो सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं, जो कि क्या है, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। सबसे पहले बी यूनियन सी को आप हाईलाइट कर लें, वो क्या है, बी और सी दोनों को मिला लें। तो बी जो है उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करवा लें, यानी हम फिल कर लें। आप कलर भी कर सकते हैं, नीला पीला जो भी आपको पेंसिल कलर्स होते हैं ना, वो आप कच्चे जिनको हम कलर्स कहते हैं वो आप यहाँ पे फिल कर लें, सी को अलग से फिल कर लें। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन से फिल करते हुए जल्दी हो जाता है और ये नॉर्मल प्रैक्टिस यही है। तो बी को हमने इससे फिल कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइन से, सी को हम कर लेते हैं वर्टिकल लाइन से। ठीक है, थोड़ा मैं खुली खुली लाइनें डाल रहा हूँ। ठीक हो गया, ये ले, ये आ गया बी यूनियन सी, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ पे सिंबल डिफरेंट है, यहाँ पे अलग है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ वो वाला हिस्सा जो ए का वो वाला हिस्सा कॉमन जो बी यूनियन सी के साथ है, यानी पूरा ए जो है इसमें से सिर्फ वो वाला पोर्शन आपने उठाना है जो बी यूनियन सी का भी हिस्सा है। इट मीन्स बी यूनियन सी में से सिर्फ और सिर्फ ए का पोर्शन जो है वो इंटरसेक्ट करवाना है, वो आपने बाहर निकालना है। यानी ए और बी यूनियन सी में जो कॉमन एरिया है उसको आपने हाईलाइट करना है। इट मीन्स वो कौन सा हाईलाइट बन रहेगा, देखें ये ए जो है ये यहाँ से उसकी बाउंड्री कवर हो रही है, ये जा रही है। ठीक है, वैसे ए तो वहाँ तक फैला हुआ है ना, लेकिन ए के अंदर जो बी और सी के जो कॉमन, बी यूनियन सी का जो कॉमन एरिया आ रहा है वो ये वाला है। यार समझ आया कि छोटी से एक फूल सा बन रहा है जैसे। तो इस सारे को फिल कर लें आप रेड कलर से। समझ आया कि ये सारा एरिया क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये जो है ना, ये जो कलर्ड एरिया मैंने किया हुआ है रेड कलर वाला, ये वाला काम क्या, बस बाकी इसको और इसको आपने इग्नोर कर देना है। समझ आ गई। अब आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, अब जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है वो सिर्फ ये रेड कलर वाला है, ये और ये इग्नोर हो गया। समझ आ गई। इसको हम लिख देंगे साथ में, मेंशन बी कर देते हैं हम, इसको फिगर 1 कह दें क्योंकि आगे हम मेंशन किया करेंगे। फिगर 1 ना, या छोटा सा आप नोट लिखते हैं कि द एरिया कॉल्ड बाय रेड कलर, द रेड शेडेड एरिया को, द रेड शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स क्या है जी, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। ठीक है, बाकी बेशक लाइनें रहने दें, लेकिन वो खुद ही देखने वाला समझ जाएगा कि जो हाईलाइटेड कलर है वो कौन सा है जी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए का ओनली वो वाला ऐसा जो बी यूनियन सी के साथ कॉमन है, हमने वो निकाल दिया, वो क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखें ना, बी यूनियन सी ये पूरा था, उसमें से जो ए का इंटरसेक्शन लिया तो वो खाली यही वाला पोर्शन बन रहा था। ये ए में भी शामिल है और बैकवत बी और सी में भी शामिल है, बी यूनियन सी का भी हिस्सा है, तो यही वाला हमें दरकार था। तो रेड शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब करते हैं हम राइट साइड। राइट साइड क्या है जी, उसको देख लेते हैं। वो है, ये पेज मैंने बना के रखा हुआ है आपके लिए, इसमें देखें अब आप क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैंने अलग से सॉल्व किया, ए इंटरसेक्शन सी को अलग, फिर इसकी मदद से मैं आपको ये सॉल्व बताऊंगा तो आपको आसानी रहेगी, वरना आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्या करते हैं, अब इसको करते हैं, डायरेक्टली भी मैं इसको सॉल्व कर सकता था लेकिन थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स को पहले हल किया, उसके बाद इनके मिक्सअप से मैं ये फाइनल रिजल्ट बनाऊँगा। ए इंटरसेक्शन बी का जब आप बनाएंगे, क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम, तो क्या होगा, बहुत ईजी है। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी, सी को मैं लाजमी तौर पे इन्वॉल्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फाइनल जो रिज़ल्ट है उसमें सी भी इन्वॉल्व है, इसलिए मैं सी को भी रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ हर जगह। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का जो कॉमन एरिया देखें, कॉमन एरिया कौन सा, मैं रेड से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ए पूरा यहाँ से, ये देखें, ये ए यहाँ तक आ रहा है और बी क्या आ रहा है, यहाँ तक। तो ये जो सेंटर में एरिया रेड कलर में आ रहा है ये क्या है, इसको आप शेड कर दें, हॉरिजॉन्टल लाइन से कर दें। ठीक हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया क्योंकि ए और बी में कॉमन है। अब आगे आ जाए ए इंटरसेक्शन सी, इसमें भी अब आप रेड कलर से मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ये, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो ये ए और सी को इस दफ़ा हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो ए और सी के लिहाज से आप देखें तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कि ए में भी है और सी में भी है, यानी ये ओनली ये वाला पोर्शन जो है वो ए और सी दोनों में शामिल है, तो ये इंटरसेक्शन सी वाला है। तो इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन के बजाय वर्टिकल से कर दें, पिछली दफ़ा हॉरिजॉन्टल की यहाँ पे वर्टिकल कर दें, फिल्ड कर दिया, फिल्ड करना मकसद है। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों फाइंड हो गए। अब आगे चलें, अब इन दोनों का यूनियन ले लेना है।
इसका और इसका यूनियन, इसका और इसका जब यूनियन लेंगे तो मुझे बताएं कौन सा एरिया कवर होगा। पहले तो सेम ही वाली फिगर यहाँ भी बनी हुई है, ये वाला, ये देखें ये वाला पोर्शन आ गया। यूनियन में क्या करते हैं, जो दोनों के पास होता है दोनों को मिला लेते हैं। तो इस पिक्चर के लिहाज से ये वाला एरिया यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर दिया रेड कलर से, और इसके लिहाज से ये वाला, कि मैं रेड कलर जानबूझ के आपको दिखाने के लिए कर रहा था, वरना ज़रूरी नहीं है आपने जस्ट इसको स्मेल करना और यहाँ पे कलर कर देना है। तो आप मुझे बताएं मैं कौन सा एरिया कलर करूँगा। अब इस सारे को आप वो इंक्लाइन लाइन से फिल कर दें। ठीक हो गया, ज़रा थोड़ा सा मोटा एरिया बन गया ज़्यादा, वरना इन दोनों को मिक्स करने से जो फॉर्म बन रही है वो ये वाली बन रही है। ये वाला एरिया कवर हो रहा है जो ए बी सी तीनों में मौजूद भी है, और ए और बी और ए और सी, ये वाला जो एरिया इन दोनों का कॉमन था हमने उसको इसमें और इसमें जो कॉमन था उनका हमने यूनियन ले लिया, तो ये वाला एरिया बन गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, समझ आ रही है ना, बहुत इजी है ये। तो आप यहाँ इसको फाइनल फिगर इसको फिगर 2 कह दें, और यहाँ पे आप लिखते हैं कि द शेडेड एरिया इज़ क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। और फिर आप ये भी लिखते हैं मज़ीद, फ्रॉम फिगर 1 और 2। बल्कि आप एक और काम करें, क्योंकि हमने पीछे भी इसको रेड कलर किया था, इसको भी हम रेड कलर कर देते हैं ताकि आप ज़्यादा अच्छे से देख सकें, वरना ज़रूरी नहीं था। लेकिन चूँकि पीछे भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड जब प्रूव किया है ना वो रेड कलर में है, तो इसको भी मैं रेड कलर कर देता हूँ। चलें, फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम फिगर 1 और 2 लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। वो क्या है जी, वो है जी ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी बराबर है जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। प्रूव्ड। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है जी। इनमें कोई फ़र्क है इन दोनों में, ये थोड़ा रफ ड्रा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा पेट मोटा हो गया, वरना इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड थी और ये राइट साइड है, दोनों का आंसर यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ये और ये पिक्चर बिल्कुल सेम है। बाकी जो थोड़ा बहुत मोटा पतला नज़र आ रहा है वो रफ़ डायग्राम है इसलिए, वरना अगर आप रूलर की मदद से या कोई सिक्का विक्का रख के या कंपास वगैरह लगा के आप इसको ड्रा करेंगे तो बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा बनेगा। तो मैं आपको मज़ीद खोल के दिखा भी देता हूँ पूरा सारा। ये पेज 1 है, इसको मैं कैमरे को ऊपर करता हूँ, ओके, सारा नज़र आ रहा है। ये पेज 1, इसमें हमने बी यूनियन सी पहले फाइंड किया, फिर उसमें इंटरसेक्शन ले लिया ए का, तो वो ओनली ए वाला पोर्शन बी यूनियन सी में से सिर्फ ए वाला पोर्शन हमने हाईलाइट कर दिया। इसको हमने नोट भी बना दिया कि द रेड शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। और फिर पेज 2 में क्या कर दिया हमने, राइट हैंड साइड को अलग से प्रूव भी किया। इस ब्रैकेट को यहाँ पे वेन डायग्राम बनाई, इस ब्रैकेट की यहाँ वेन डायग्राम बनाई, फिर इन दोनों को यूनियन ले लिया। इस पिक्चर और इस पिक्चर का यूनियन जब लिया तो ये वाली फॉर्म बन गई। सही है, ये पिछली वाली से मैच कर रही थी। द शेडेड एरिया इज ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट साइड लिख दिया और प्रूव हो गया। ठीक है, बाया वेन डायग्राम भी। अब हम करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को। अच्छा जी, डी मॉर्गन्स लॉ की दोनों फॉर्म्स आपको मैं बाया वेन डायग्राम प्रूव करके दिखाऊंगा। अब देखें इसमें केस 1 क्या है जी, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये वाली फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों प्रूव करके बताऊंगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाया मैंने, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट से मुराद क्या है कि ए यूनियन बी को आपने यू में से निकाल देना है। इस बात का नाम क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। इस बात को डिनोट करने के लिए मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया। रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको पता है क्या होता है, सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होता है, और उसके अंदर दो जो सर्कुलर शेप्स बनाई हैं, एक का नाम ए रखा है, एक का नाम बी, और इन दोनों को ओवरलैप करवाया। ओवरलैप करवाने से यूनियन और इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टीज़ बहुत खुल के सामने आ जाती हैं। अगर ओवरलैप ना करवाएं तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को ज़ाहिर नहीं करवा सकते। अच्छा, ए जो है इसको मैं अमूमन बाय लिखता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने जानबूझ के ए को सेंटर में लिखा है उस शेप के, और बी को भी सेंटर में लिखा है। लिख सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन के। तो यहाँ पे ज़रूर ज़्यादा अच्छा था कि हम सेंटर में लिखते थे। अब क्या करना है, देखें यू में से ए यूनियन बी का पूरा एरिया निकाल देना है आपने। वो क्या कहलाएगा, असल में ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपने पूरा एरिया निकाल देना है। कैसे, ए और बी
देखें ये पूरा ए और ये पूरा बी जब आपस में मिल जाते हैं उसे क्या कहलाते हैं, ए यूनियन बी। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो ए और बी की दो आंखें सी बनी हुई है, पूरी की पूरी आप इस डब्बे में से निकाल दें। यानी अगर मेरे पास ब्लेड हो तो मैं ब्लेड से इसको काटूँ यहाँ से यहाँ से, ये समझ आ रही है, पूरा काट के बाहर निकाल दूँ, तो बाकी जो एरिया बचेगा वो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी वही यू का हिस्सा होगा। तो मैं क्या करूँगा, इन ए और बी के सर्कल के अलावा पूरा एरिया शेड कर दूंगा, वो क्या कहलाएगा, उसको मैं इंक्लाइन शेड कर देता हूँ, वो कहलाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। कितना इजी है, बस आपने दायरों के अंदर नहीं जाना, इस शेप के अंदर नहीं जाना, बाकी आप पूरा एरिया शेड कर दें, कलर कर दें, आपके पास कलर होंगे कलर कर दें। मेरे पास इतना कलर भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है, तो मैं शेड बना रहा हूँ ये। वैसे जल्दी भी यही बनता है, जब आपने कहीं नोटबुक पे होमवर्क कर रहे हैं तो खूबसूरत बनाते रहें, बाकी जो है वो इस तरह शेड कर दिया करें लाइनों से, अगले को समझाना मकसद है। लड़कियां ख़ास तौर पे सुर्खी पाउडर लगा सकती हैं। ठीक हो गया, यानी ए और बी, अब इस पिक्चर से आपको ये लग रहा है कि ए और बी के अंदर से ये लाइनें पास नहीं करें, इट मीन्स ए और बी हम निकाल चुके हैं, ये ए और बी इसके अंदर से फारेग है, निकला हुआ है। तो बाकी जो एरिया बच गया है वो क्या कहला रहा है, इसको अब लिखने बेशक ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये सारे का सारा एरिया बाकी क्या है, शेडेड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो आप लिखते हैं यहाँ पर, इसको फिगर 1 का नाम दे दें, यहाँ पे लिखते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गई, यानी ए और बी को हमने निकाल दिया, क्योंकि ए और बी का यूनियन जब लिया तो ये पूरा एरिया बन गया ए और बी का, इसको यू में से निकाल देना है। यू क्या है, ये पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो बाकी जो बच जाएगा ए और बी के अलावा बाहर का एरिया, वो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई। अब राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है, उसकी भी शेप ऐसी ही बननी चाहिए, तब वो दुरुस्त होगा। तो आगे चलते हैं, अगला पेज मैंने बनाया हुआ है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आजा, ये आ गया पेज। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी अब आप गौर करें, ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या होता है, यू में से ए को निकाल देना है। बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या होता है, यू में से बी को निकाल देना है। ठीक है, तो वही मैंने किया, पहले ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करूँगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट को, फिर इन दोनों पिक्चर्स के बारे को एक्सप्लेन करते हुए मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने अलग किया इनको, ए कॉम्प्लीमेंट को अलग किया। यू में से ए को निकालने का नाम क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, उसमें यू को रिप्रेजेंट करवाया। रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है जी, ये टीवी सा, ये यू है, यूनिवर्सल सेट है। इसमें ए और बी दोनों मैंने इन्वॉल्व करवाए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में ए और बी इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने ए और बी की जान नहीं छोड़ी। जब बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो ए को नहीं छोड़ रहा, जब ए कॉम्प्लीमेंट ला रहा हूँ तो मैं बी को नहीं छोड़ रहा, यहाँ पे ए को नहीं छोड़ रहा। ठीक है, तो दोनों साथ साथ हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या, यू में से ए को आपने निकाल देना है। यू में से ए को आपने पूरे के पूरे ए को आपने क्या कर देना है, निकाल देना। तो आप निकाल दें, निकालेंगे कैसे, मतलब अगर ब्लेड मेरे पास हो, मैं इसको काट के पूरे ए को निकाल दूं तो ये पूरा ए बाहर हो जाएगा, बाकी जो एरिया बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप शेड कर दें, ए को छोड़ के बाकी सब में से आपकी लाइन गुजारें। समझ आ रही है, ए को छोड़ के। अगर जी ये बी का एरिया भी है, लेकिन चूंकि ए का भी है इसलिए हम इसमें लाइन नहीं लगा रहे, पूरे ए को आपने बाहर निकाल देना है। समझ आ रही है, या आप लाइन बना दें, ये एक तरह का आप फिल कर रहे हैं। सही हो गया। तो ये जो फिल्ड एरिया है ये क्या है, असल में ए कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गई, ए पूरे को हमने निकाल दिया यू में से, इसीलिए तो ए खाली है। यानी अगर मेरे पास ब्लेड हो तो मैं इसको काट के ए को बिल्कुल यहाँ से फारे कर दूँ, पेज से ही फाड़ के अलग कर दूँ, तो बाकी जो एरिया बचेगा वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यू माइनस ए से मुराद ही ए कॉम्प्लीमेंट होता है। आगे देखें बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें से भी हमने क्या करना है जी, सिर्फ बी को निकाल देना है। बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, यू में से बी को निकाल दें। तो कर दें शेड सारे एरिया को, बी को नहीं छेड़ना। ठीक है, बी चूँकि निकला हुआ एक तरह से, ये समझ लें एक
रेक्टेंगुलर शेप सब्ज़ रंग का कपड़ा है, उसमें से आपने ये एक छोटा सा सर्कल निकाल दिया है, वो बी है। तो बाकी जो कपड़ा बचा हुआ है सर्कल के अलावा वो क्या कहलाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, ये क्या है आपका जी, बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों पिक्चर्स को जहन में रखते हुए, सामने रखते हुए आपने फाइनल अपना रिजल्ट यहाँ पे शो करवाना है। कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो ए का एरिया इधर और इधर कॉमन है, दोनों के पास मौजूद है, कॉमन है, वो आपने यहाँ से निकाल देना है, वो यहाँ पे शो करना है। सॉरी, आप देखें ए यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे फील्ड नहीं, यहाँ पे फील्ड है। बी यहाँ पे फील्ड है और यहाँ पर फील्ड नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है। बी में कभी आ रही है, कभी जा रही है। तो हमने तो कॉमन देखना है, इस शेप में और इस शेप में जो कॉमन है वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाना है। इट मीन्स ए और बी दोनों निकलेंगे, ए और बी दोनों को निकाल देंगे, बाकी जो एरिया बचेगा वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वैसे भी अंडरस्टूड है, जब ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद हो रही है तो बात हो रही है तो ए निकल जाएगा, जब बी कॉम्प्लीमेंट से बात मुराद हो रही है तो बी निकल जाएगा, उसके अलावा सारा एरिया आएगा। समझ आ रही है, ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, ये ए पूरे का पूरा सर्कल यू में से निकल गया। बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, बी का पूरा पूरा शेप यहाँ से निकल गया। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ए नॉन फील्ड है, फील्ड नहीं है, यहाँ पे ए फील्ड है, यहाँ पे बी फिल नहीं है और यहाँ पर फिल है। अगर यहाँ पे भी फिल होता, यहाँ पे भी फिल होता तो हम बी को फिल करते। समझ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए और बी को छोड़ के बाकी सबको फिल कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूँगा। ये है जी फिगर 2। तो ये आप यहाँ पे नोट बना लें, द शेडेड एरिया इज़ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आप मज़ीद भी लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर 1 and 2। यहाँ पे 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है जी किसके, राइट हैंड साइड के। वो क्या है जी, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है जी किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक हो गया, ये आपके सामने पेज पूरे का पूरा भी है। मज़ीद मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा पिक्चर नज़र आ जाए। ठीक हो गया, ये पहला पेज ये है जी, इसमें हमने डी मॉर्गन्स लॉ की फर्स्ट केस जो है वो प्रूव किया है, यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया, यही शेप बाद में, ये लेफ़्ट साइड की ये शेप बनी है तो राइट साइड की भी यही शेप बनी है। कैसे, पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड किया, फिर बी कॉम्प्लीमेंट को, फिर इन दोनों को एनालिसिस करते हुए हमने ये शेप बना दी। वैसे भी नॉर्मली भी ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या, ए उस फिगर से निकल जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद है कि बी भी निकल जाएगा। ए और बी निकल गई, ये दो आंखें सी जो बनी हुई हैं ये निकल गई हैं इस पेज में से। तो बाकी जो एरिया बचा है वो उसको हमने शेड कर दिया, उसमें लाइनें ड्रा कर दी हैं, वो क्या बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे लिख भी दें आप। ठीक हो गया, तो अब चलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ का जो सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड केस है, उसको प्रूव कर लेते हैं, उसको वाया वेन डायग्राम प्रूव करके फिर क्लोज करते हैं इसको। अच्छा जी, अब आपके सामने केस 2 है, यानी कि टाइप 2 है डी मॉर्गन्स लॉ की। इसमें आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपने वाया वेन डायग्राम फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उठा लिया, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी को आपने यू में से निकाल देना है। तो यू में से कैसे निकालना है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं बड़ा सारा, ये आ गया जी। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स असल में किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। तो इसके कोने में आप यहाँ पे लिख भी दें, ये क्या है जी, यूनिवर्सल सेट। ठीक हो गया, अब आप इसमें ए और बी को रिप्रेजेंट करवाएं। ए के लिए ये वाला शेप आ गई, सर्कुलर शेप, और ये सर्कल आ गया बी का। इसको आप कह दें ए, इसको आप कह दें बी। अच्छा, ए और बी का इंटरसेक्शन आप मुझे बताएं कहाँ पे आ रहा है। ए पूरे का पूरा यहाँ पे
यहाँ तक है और बी यहाँ तक है, यानी ये वाला एरिया जो है ये ए के पास भी कॉमन है ये वाला, और ये बी के पास भी कॉमन है। इसको आपने निकाल देना यू में से। देखें ए और बी सारे का सारा यू का हिस्सा है, लेकिन उसमें से कौन सा हिस्सा निकालना है आपने, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। इससे मुराद क्या, ए और बी का जो कॉमन एरिया है वो आपने यू में से निकाल देना। मींस मेरे पास अभी अगर ब्लेड हो तो मैं इसको यहाँ से काट 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 की जो लेंस शेप बन रही है इसको मैं इस पेज में से ही निकाल दूँगा। तो बाकी जो शेप बचेगी वो क्या कहलाएगी, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। वही तो यू में से निकला हुआ एरिया है ना। तो इसलिए बजाय हम ब्लेड से काटने के हम क्या करेंगे, इसको बाकी एरिया को हम शेडेड बना देंगे, उसको हम कलर कर देंगे। इंटरसेक्शन वाले एरिया को छोड़ के रेड वाले को, ठीक हो गया। ये रेड मैं आपको जानबूझ के दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप ना करें, आप जस्ट कर भी दें हल्का सा, लेकिन ख़ुद को दिखाने के लिए। मसला नहीं है, कलर नहीं करना उसको। देखें जो कलर वाला एरिया होता है ना, वही एक तरह से चीख चीख के बोल रहा होता है कि मैं हूँ काम की जगह, बाकी नहीं है। अब इस पूरे एरिया में जो आप ही समझ लें कि जो लेंस शेप बनी हुई है ना छोटी सी, ये निकली हुई है, यानी ये फारेगा, ये है ही नहीं इसमें। बाकी जो एरिया है वो क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, इसको आप कह दें फिगर 1। और आप लिखते हैं यहाँ पर नोट बना के छोटा सा, द शेडेड एरिया, यानी कि जो लाइनों वाला एरिया होगा, द शेडेड एरिया इज़ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये लाइन ना भी लिखें तब भी ये तस्वीर चीख चीख के बोल रही है कि जो लाइनों वाला एरिया है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जो इसके अंदर ये लाइनें पास नहीं कर रही वो एरिया इसमें से निकला हुआ है। ठीक हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने बहुत आराम से प्रूव कर लिया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। वो भी मैंने पेज बनाया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, सेट ऑफ ए यू में से निकल जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, सेट ऑफ बी यू में से निकल जाएगा। जो बाकी एरिया बचेगा वो बी कॉम्प्लीमेंट, जो बाकी एरिया बचेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही मैंने रेक्टेंगुलर शेप बनाई और उसमें ए और बी को सर्कुलर शेप में डिनोट किया, और इन दोनों को ओवरलैप लाजमी करवाना होता है ताकि हम यूनियन या इंटरसेक्शन को स्मेल कर सकें, फाइंड कर सकें। तो इसमें से हमने ए को निकाल देना है। जब हम ए को निकाल देंगे जो बाकी बचेगा एरिया वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। निकाल दें, यानी ए सर्कल को छोड़ के बाकी सब जगह आप फिल कर दें। ऐसे ही निकला हुआ महसूस होगा ना, समझ आ गई। यानी ये अब बी को, ये बी ए को भी क्रॉस कर रहा है, लेकिन चूंकि वो ए का हिस्सा है इसलिए हम इसको भी निकालेंगे। समझ आ रही है। यानी ये ऐसे समझ लें कि एक सब्ज़ रंग का कपड़ा है, उसमें से हमने फाड़ के ए वाला एरिया जो है वो कटर से या कैंची से इस एरिया को हमने काट के फेंक दिया हुआ है। तो बाकी जो एरिया बचा है वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो शेडेड एरिया है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। सेम अब यहाँ पे भी बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, बी को आपने निकाल देना है, मीन्स बाकी सारे एरिया को आप फिल कर दें। ए को इस दफ़ा फिल करें क्योंकि हमने सिर्फ बी को निकालना है, नॉट ए। सॉरी यार, ये लाइन गलती से बी में से क्रॉस हुई है, आपने सिर्फ बी को निकालना है, बी में से नहीं गुजारनी लाइन। समझ आ रही है। आप कोई भी कलर कर सकते हैं, हार्ड कलर कर लें बेशक ऐसे, बी को छोड़ के। तो ये क्या कहलाएगा, जो बचा हुआ एरिया है वो क्या है जी, ये जो कलर्ड एरिया है वो बी कॉम्प्लीमेंट है, जो कलर्ड एरिया है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपने इन दोनों का यूनियन लेना है, इन दोनों का यूनियन लेना है, इन दोनों को मिला के लिखना है। इन दोनों को जब आप मिला के लिखेंगे जो तस्वीर बनेगी वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की होगी। जो शेडेड एरिया इसमें है, जो शेडेड एरिया इसमें है, उसको आपने यहाँ पे भी शेडेड करना है। इसीलिए मैंने इन दोनों पिक्चर्स की मदद से अब मैं आपको यहाँ पे शेडेड फॉर्म जब बनाऊँगा आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा आप देखें, यूनियन में क्या होता है, जो एक के पास है वो भी चलता है, जो दोनों के पास है वो तो चलेगा ही चलेगा, जो एक के पास भी है वो भी चलेगा। तो अब देख लें इस पिक्चर के अंदर, इन दोनों पिक्चर्स के अंदर कौन सा ऐसा एरिया है जो दोनों के पास खाली है। वो आप अगर गौर करें ना, ये वाला एरिया है, ये इधर भी खाली है और ये इधर भी खाली है। ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये एरिया इसके पास भी खाली है, इसके पास भी खाली है। बाकी देखें, ए यहाँ पे फिल है, यहाँ पे खाली है, बी यहाँ पे फिल है, यहाँ पे खाली है। इट मीन्स ये सेंटर वाला जो एरिया है इसके पास भी खाली है, इसके अलावा बाकी सारा एरिया फिल्ड है। तो इट मीन्स हम इस एरिया को छोड़ के बाकी सारे एरिया को फिल कर देंगे।
समझ आ गई। आप हॉरिजेंटल लगा लें, वर्टिकल लाइन लगा रहे हैं, मैं जानबूझ के इंक्लाइन लाइंस लगा रहा हूँ, मुझे ये लाइंस बनाते हुए आसानी रहती है। तो सिर्फ कौन सा एरिया बच गया, ये वाला, सॉरी ये वाला यार। तो आप इसको फिगर 2 कह दें। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि आप बोल सकते हैं द एरिया इज़ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आप यहाँ पे लिख भी दें बेशक, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, जो ये शेडेड एरिया है, जो लाइनों वाला एरिया है। तो ये जो बीच में से निकला हुआ एरिया है, जिसके ऊपर कोई कलर नहीं है, ये फारे का निकला हुआ है, ये नहीं है शामिल। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड 2। देखिए फिगर 1 और 2 सेम है, ये देख लें, यहाँ पे भी खाली ऐसा सेंटर वाला एरिया खाली था, ये भी खाली है। ये पतला लग रहा है, ये मोटा, ये रफ बनाने की वजह से है। फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। प्रूव हो गया। देखिए पेज 1 है, डी मॉर्गन्स लॉ की जो सेकंड फॉर्म है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड इसको लिया, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी को यू में से निकालना है, इसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का ये वाला जो रेड फॉर्म में जो एरिया है, रेड बाउंड्री के अंदर है, ये वाला ए असल में ए इंटरसेक्शन बी था। इसको छोड़ के बाकी सारे को हमने कलर कर दिया, वो क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको फिगर 1 का नाम दिया और यहाँ पे थोड़ा सा नोट टिक दिया, द शेडेड एरिया इज़ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हम आगे राइट हैंड साइड को प्रूव करने चलेंगे, वो ये है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या होगा, ए को यू में से निकाल देंगे, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में ए वाला सर्कल होगा उसको छोड़ के बाकी सबको फिल कर देंगे, वो ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। बी को छोड़ के बाकी सारे एरिया को फिल कर देंगे, कलर कर देंगे, वो बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इन दोनों पिक्चर्स का यूनियन लेंगे, लेकिन अगर गौर करें तो ये सेंटर में जो लेंस शेप जो है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है। तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो बाकी सारा एरिया कवर हो जाएगा लाइनों से, सिर्फ ये सेंटर वाला बच जाएगा। वही किया हमने, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 सेम फिगर, लेफ्ट हैंड साइड की फिगर भी ऐसी बनी थी, राइट साइड की भी यही बनी है, तो फिगर सेम है, मीन्स लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के। ये लॉ प्रूव हो गया, ठीक हो गया। मिलते हैं नई वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।